हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हमारी चल रही थी इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी यार आशा करते हैं कि ये जो भी हमारी मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है ये आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में। इससे पहले यार हम लोगों ने काफी सारी बातों का जिक्र किया। फिलहाल में उन्हीं सारी बातों को लेकर के आज हम एक नए चैप्टर का शुभ आरंभ करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत तक का अध्ययन किया था और काफी बेहतरीन अंदाज में किया था कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर बनता है तो वो हमारा जाएगा नहीं। ये हम एक प्रकार से बोले तो बेहतरीन अंदाज में हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आज इस क्लास के माध्यम से हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। यानी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हम अध्ययन करेंगे विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में, या हम इसको और बेहतरीन नाम देना चाहें इसको हम इस प्रकार ना बोल करके एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? यानी एक प्रकार से मैं बोलना चाहूं तो इसको डायरेक्टली हम विजयनगर ना बोल करके इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का इतिहास बोल देते हैं अपनी सहजता के अनुसार। ठीक है, बाकी इसी दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में यार इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो भी हमारा एक प्रकार से बोले कि उत्तर भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में, या जो भी हमारी सत्ता स्थापित होती है इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में वो हमारी दिल्ली सल्तनत पे स्थापित होती है। ठीक है, और काफी सारे वंश आते हैं, विभिन्न वंश आते हैं और उन विभिन्न वंशों के संदर्भ में हमारे कई ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने अपनी सत्ता को बाकायदा दिल्ली सल्तनत पे अर्थात उत्तर भारत में स्थापित भी किया और उत्तर भारत के साथ साथ पूरे मध्य भारत का क्षेत्र और अगर बोलना चाहें तो थोड़ा बहुत वो दक्षिण भारत तक भी अपनी इस सीमा का विस्तार करते हैं। अर्थात पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में भी देखने के लिए मिल जाता है। इसको थोड़ा सा इस पूरे के पूरे दक्षिण भारत के इतिहास में हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा देखते हैं, तो क्लास का भरपूर आनंद लीजिएगा, तनिक भी बोरिंग महसूस मत कीजिएगा, मेरे साथ में आनंद लेते रहिए इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का। और बाकायदा जो भी सारी चीजें होंगी हम आपके साथ में एक बेहतरीन अंदाज में शेयर करेंगे। ठीक है, यानी दक्षिण भारत के इतिहास में हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा? पहली बात करेंगे हम विजयनगर साम्राज्य की। किसकी बात करेंगे? विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। एंड अगर मैं इसी में दूसरी बात करूंगा, दूसरी बात इसी में हम करेंगे बहमनी साम्राज्य की। किसकी बात करेंगे? बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में बात करेंगे। यानी पूरे के पूरे दक्षिण भारत में हमारे दो नए राज्य उभर करके या दो नए साम्राज्य उभर करके आते हैं। ये घटना भी हमारी जब दिल्ली सल्तनत का दौर चल रहा होता है, ये घटना भी उसी समय की है। यानी अगर हम बात करना चाहें तो ये जो भी हमारा दौर होता है ये वही दौर होता है जिस समय हमारा एक प्रकार से बोले तुर्की सत्ता या मुसलमानी सत्ता, हमारी मुस्लिमों की सत्ता हमारे दिल्ली सल्तनत पे स्थापित होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जानते हैं।
फिलहाल में ये विजयनगर साम्राज्य जो होता है यह एक ऐसा साम्राज्य होता है, फिलहाल में इसको भी थोड़ा सा दिल्ली साम्राज्य से मैंने इसी कारणवश जोड़ा क्योंकि यार ये जो भी हमारे साम्राज्य थे दोनों, ये उसी समय में उभरते हैं जिस समय दिल्ली सल्तनत पे हमारे सुल्तानों का शासनकाल चल रहा होता है। ठीक है, फिलहाल में हमारे कई सारे शासक हुए जिन्होंने दक्षिण भारत पे अभियान किया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, इसने भी दक्षिण भारत पर अभियान किया और दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपनी इस दिल्ली सल्तनत की सीमा क्षेत्र का विस्तार किया। लेकिन इसके पश्चात में इसके जो वंशज आते हैं खिलजी वंश के, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपनी सत्ता को और मजबूतीकरण नहीं प्रदान कर पाते हैं, जिससे कि दक्षिण भारत की जो सीमा होती है ये धीरे धीरे विखंडित हो जाती है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। इसके पश्चात में हमारे मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो ये भी दक्षिण भारत पर अभियान करता है, काफी सारी बातें हैं। ठीक है, दक्षिण भारत पर अभियान करता है और अपनी सीमा का विस्तार ये भी बड़े ही बेहतरीन अंदाज में करता है। लेकिन इसके संदर्भ में भी यही मतलब घटना होती है कि इसके संदर्भ में जो भी सारी चीजें होती हैं इसके भी वंशज आते हैं और उन वंशजों के द्वारा मजबूतीकरण नहीं प्रदान किया जाता है। लेकिन फिर भी हम यार जो भी बात करेंगे वो इन्हीं सारी चीजों से जोड़ करके करेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही ये विस्तारीकरण होता है हमारा, और कैसे होता है उसको देखते हैं हम। सबसे पहले दो साम्राज्य उभर करके आते हैं दक्षिण भारत में। कौन कौन से नए साम्राज्य हैं हमारे? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और ये जो विजयनगर साम्राज्य होता है ये एक प्रकार से अगर हम बोलें तो ये हिंदुओं द्वारा स्थापित पहला, इसमें देखते हैं ये हमारा विजयनगर साम्राज्य जो होता है ये हिंदुओं द्वारा स्थापित एक नया साम्राज्य होता है। क्या होता है? एक नया साम्राज्य होता है पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का, या पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में अगर कोई भी एक हिंदू नया साम्राज्य उभर करके आता है या हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती है तो वो होती है दक्षिण भारत में, जिसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी के संदर्भ में अगर बहमनी साम्राज्य की बात करें तो ये जो बहमनी साम्राज्य है इसके जो हमारे एक प्रकार से बोले तो ये मुस्लिमों द्वारा, किसके द्वारा? मुस्लिमों द्वारा स्थापित हमारा क्या था? साम्राज्य था। मुस्लिमों द्वारा स्थापित एक नया साम्राज्य था जिसको हम बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम काफी सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम उन तमाम सारी बातों का जिक्र करेंगे जिससे कि हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से एक नई और बेहतरीन बौद्धिक क्षमता अपनी स्वयं की हम विकसित कर पाएंगे इस पूरे के पूरे दक्षिण भारत के संदर्भ में। ठीक है, फिलहाल में आज जो हम जिक्र करेंगे वो केवल और केवल बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। इसके पश्चात में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो पूर्णतः इस क्लास के माध्यम से बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कि विजयनगर साम्राज्य कैसे स्थापित होता है, धीरे धीरे ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत में कैसे इसका विस्तारीकरण होता है, इसके हमारे शासक कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से वंश इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। बाकी और जो भी तमाम सारी बातें होंगी इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में, हम उन तमाम सारी बातों को लेकर के आपके सामने हम क्या होंगे, पेश करेंगे और शेयर भी करेंगे, उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी में और आनंद लेते हैं इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य का। इसके अंतर्गत में सर्वप्रथम अगर मैं बोलना चाहूं तो विजयनगर साम्राज्य को हम लोग अगर एक प्रकार से बेसिकली बोलें
तो इसका जो शुरुआती पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य जो होता है, इसका शासनकाल या पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक लेकर के विस्तारीकरण होता है या अस्तित्व में रहता है दक्षिण भारत में, तो ये होता है कब, यानी ये होता है 1336 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। यानी एक प्रकार से बोलूं तो 1336 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य में जो भी सारी घटनाओं का जिक्र मिलता है इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में, ये पूरा का पूरा इतिहास हम किसके संदर्भ में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। ठीक है, कि इस मतलब इस शासन काल के दौरान में या इस समय के दौरान में दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और ये जो विजयनगर साम्राज्य होता है ये बेसिकली एक प्रकार से बोले विजयनगर साम्राज्य जो होता है इसमें यार कई सारे वंश आते हैं। इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें एक प्रकार से बोले तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वगैरह ये 1336 वगैरह में ही हो जाती है। पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में कई सारे वंश होते हैं, वंशों को देखते हैं। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में एक प्रकार से बोले तो इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में हमको 4 वंश देखने के लिए मिलते हैं जिनका अध्ययन करना है। कौन कौन से हिंदुओं द्वारा स्थापित था ये हम जान गए। इसमें हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे संगम वंश की। किसकी बात करेंगे, संगम वंश की बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे सल्लुब वंश की बात करेंगे या इसको हम लोग सालूब वंश भी बोल सकते हैं। एंड तीसरा इसमें हम बात करेंगे तुल्लुब वंश की, तुल्लुब वंश की बात करेंगे या इसको हम लोग तालुब वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड इसी में जो लास्ट अध्ययन करेंगे या जो हमारा एक प्रकार से बोले अंतिम जो वंश आता है उसको हम लोग आरबीडू वंश या अराबीडू वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन 4 के चारों वंशों का अध्ययन हमने करना है इस पूरे के पूरे किसके संदर्भ में, यानी विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। और ये जो पूरी की पूरी घटना है 1336 से 1650 के मध्य में देखने के लिए मिल जाती है इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। इसके पहले यार हम इन वंशों को अध्ययन करना स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक बात ये भी बोल देना चाहता हूं कि जो भी हमारा ये विजयनगर साम्राज्य है और ये जो बहमनी साम्राज्य है ये एक ही समय की घटनाएं हैं। ठीक है, ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये कृष्णा नदी के नीचे अर्थात कर्नाटका वाले क्षेत्र में स्थापित हमारा एक नया वंश था हिंदुओं के द्वारा। और कृष्णा नदी के ऊपर यानी उत्तर में स्थापित हमारा था बहमनी साम्राज्य जो कि तुंगभद्रा नदी वगैरह के किनारे था, जो कि कृष्णा नदी की हमारी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही समय की घटनाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। एक कृष्णा नदी के ऊपर था स्थापित था और एक कृष्णा नदी के नीचे स्थापित था। ठीक है, इन दोनों के मध्य में आपस में संघर्ष चलता रहता था। संघर्ष किस बात को लेकर के होता था, तो संघर्ष यार 2-3 कारणों से संघर्ष इन दोनों के बीच में होता था कि जो भी हमारे शासक थे विजयनगर साम्राज्य के और जो भी हमारे शासक थे बहमनी साम्राज्य के, इन दोनों के मध्य में पट्टी नहीं थी। संघर्ष का एक प्रकार से बोले दौर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा उपजाऊ क्षेत्र था कृष्णा नदी थी, कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र हमारा उपजाऊ क्षेत्र था और इस उपजाऊ क्षेत्र के कारण हमारा ये विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे ये चाहते थे कि वो क्षेत्र हमारा हो जाए, रायचूर वाला क्षेत्र पूरा का पूरा द्वाब वाला। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि द्वाब वाला जो क्षेत्र होता है वो अधिक उपजाऊ होता है, कृषि करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है उपजाऊ क्षेत्र द्वाब वाला। ठीक है,
तो इस कारणवश भी दोनों के मध्य में संघर्ष चलता रहता था। और एक कारण ये भी था कि यार इन दोनों के मध्य में संघर्ष एक हमारा साम्राज्य विस्तार के लिए भी चलता रहता था कि बहमनी साम्राज्य के लोग चाहते थे कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो सके। अब यार उत्तर की तरफ तो वो विस्तार कर नहीं सकते थे क्योंकि एक बड़ी सल्तनत चल रही थी दिल्ली सल्तनत और एक मजबूत सत्ता थी हमारी दिल्ली सल्तनत की। तो ये लोग दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ में अपनी सत्ता का विस्तारीकरण नहीं कर सकते थे। इनके पास केवल और केवल एक ही हमारा ऑप्शन बचता था कि ये दक्षिण भारत में क्या करें, अपने सत्ता का विस्तारीकरण करें। तो ये जब भी इधर विस्तारीकरण करने का प्रयास करते थे तो इस कारणवश भी दोनों के मध्य में संघर्ष की स्थिति क्या होती थी, पैदा होती थी। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था इनके पास में तो और भी कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि यार नीचे दक्षिण में तो इनका साम्राज्य था ही, अब ये और दक्षिण में कहां पे विस्तारीकरण करेंगे साम्राज्य का, क्योंकि नीचे इधर अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तो इधर इनका विस्तारीकरण हो नहीं सकता है क्योंकि इधर पानी वाला एरिया है। तो इनके पास भी केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता था कि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर यानी बहमनी साम्राज्य की तरफ अपनी सत्ता का क्या करें, विस्तारीकरण करें। इस संदर्भ में दोनों में टकरार की स्थिति क्या होती थी, पैदा होती थी। तो ये चीजें भी हमको याद रखनी है कि दोनों के मध्य में पट्टी नहीं थी, एक हिंदुओं द्वारा स्थापित था, एक मुस्लिमों द्वारा स्थापित था। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं भरपूर इसी में विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में, इस पूरे के पूरे वंशों का अध्ययन करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से शासक इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर का एक प्रकार से बोले, विजयनगर साम्राज्य का तात्पर्य समझ लीजिएगा। विजय मतलब जीत होता है और नगर मतलब शहर होता है। तो एक प्रकार से बोले जीत का शहर ही हमारा क्या कहलाया, विजयनगर साम्राज्य के रूप में उभर करके आता है। ठीक है, इन सारी बातों का जिक्र करने के पहले यानी इन वंशों का जिक्र करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। इसकी स्थापना कौन करता है, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हमारे कौन करता है, तो इसकी स्थापना हमारे दो व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरिहर एवं बुक्का के नाम से जानते हैं। हरिहर एवं बुक्का ये दोनों भाई थे। ठीक है, और इन दोनों भाइयों के द्वारा दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अभी थोड़ा सा देखेंगे इनके संदर्भ में भी, लेकिन बेसिक जानकारी थोड़ा सा और लेते हैं कि इनकी जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी, अनेगोंडी थी। अनेगोंडी थी राजधानी, जो कि ये कर्नाटका वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। तुंगभद्रा नदी जो भी हमारी कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी, इसी के आसपास का क्षेत्र हमारा अनेगोंडी, ये क्या था, राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन बाद में चल करके इसकी राजधानी में थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि यार ऐसा इतिहासकारों के द्वारा और ऐसा माना भी जाता है कि जो भी हमारा ये एक प्रकार से बोले अनेगोंडी वाला क्षेत्र था या विजयनगर साम्राज्य था, ये थोड़ा सा नदी के किनारे था। अनेगोंडी वाला क्षेत्र नदी के किनारे था, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी आसपास का क्षेत्र था, तो जिससे इनको असहजता महसूस होती थी, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, काफी सारी समस्याएं आती थी, जिस कारणवश इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके क्या बनाया, विजयनगर एक नई राजधानी बनाई। क्या बनाया, विजयनगर, ये हमारी क्या बनी, एक नई राजधानी के रूप में क्या होती है, उभर करके आती है। किसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की। और इसी से हम लोग यार तात्पर्य लगा सकते हैं कि विजयनगर का नाम विजयनगर क्यों पड़ा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्या करनी है, याद रखनी है। अब इसी के पश्चात में स्टार्ट करते हैं अपनी बात को हम कि इसमें कौन कौन से वंश आते हैं। फिलहाल में इन जानकारियों से रूबरू रहिएगा। इसका शासनकाल कब से कब तक,
स्थापना कौन करता है, राजधानी क्या होती है और कैसे मतलब क्या होता है, अब देखते हैं पूरा एक बेहतरीन अंदाज में। इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे संगम वंश की। ठीक है, संगम वंश हमारा अस्तित्व में कैसे आता है विजयनगर साम्राज्य में, इसको हम लोग देखते हैं एक कहानी के माध्यम से। सुनते हैं कहानी। थोड़ा सा जब बच्चे रहे होंगे तो नानी नानी जी के द्वारा कहानी सुनाई जाती रही होगी, लेकिन थोड़ा सा मुझसे भी थोड़ा सा सुन ही लीजिए कहानी। क्या है कि देखते हैं इसी में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में कैसे आता है और संगम वंश की स्थापना कैसे होती है। तो विजयनगर साम्राज्य की अस्तित्व में इस कारणवश आता है या ऐसे आता है कि मैंने पहले ही बोला, इसको हम सल्तनत काल से इसी कारणवश जोड़ते हैं कि कई सारे शासक ऐसे हुए जिन्होंने दक्षिण भारत में भी अपनी सीमा का विस्तार किया। उन्हीं में हमारा नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जब अपनी सत्ता को स्थापित करता है तो ये अपने साम्राज्य को विस्तारीकरण प्रदान करने के संदर्भ में क्या करता है कि ये भी दक्षिण भारत पर अभियान करता है। और जैसे ही दक्षिण भारत पर अभियान करता है तो एक प्रकार से बोले दक्षिण भारत पर जब अभियान करता है तो ये जाता है दक्षिण भारत में और इसी विजयनगर वाले क्षेत्र में, यानी उस समय ये विजयनगर के नाम से नहीं जाना जाता था, एक छोटा सा राज्य था हमारा। तो जब ये जाता है तो वहां पे एक हमारा स्थान पड़ता है कामपली राज्य। कामपली राज्य पर ये क्या करता है, अभियान करता है। कहां पर करता है, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है कि कामपली कामपली नामक राज्य में क्या करता है, अभियान करता है दक्षिण भारत में। और ये यही क्षेत्र होता है हमारा, यानी याद रखिएगा ये यही क्षेत्र हमारा होता है, ये इधर ये दक्षिण भारत कर्नाटका वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इधर जब ये करता है अभियान वगैरह करता है कामपली वाले क्षेत्र में, तो इसको यहां से दो सेना नायक मिलते हैं, यानी दो सेना नायक या दो सेनापतियों को ये क्या करता है, यानी बंदी बनाता है दक्षिण भारत से। और क्या करता है कि उनको बंदी बना करके अपने साम्राज्य में लेकर के आता है, दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में लेकर के आता है। वो दो व्यक्ति कौन थे, तो वो दो व्यक्ति यही थे, हरियर और बुक्का। ये कौन थे कि सेना नायक थे, यानी एक प्रकार से बोले ये दोनों कौन थे, तो ये दोनों सेना नायक थे। सेना नायक थे, किसके सेना नायक थे, ये इधर हमारा जो विजयनगर साम्राज्य था, जो हमारा एक प्रकार से बोले छोटा सा साम्राज्य था किसी समय में दक्षिण भारत में, तो ये दोनों सेना नायक वहीं पे थे। और जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे इस क्षेत्र में आक्रमण करता है, आक्रमण के पश्चात में इन दोनों सेना नायकों को क्या करता है, बंदी बना करके अपने क्षेत्र में ले जाता है और उनको कारागार में डाल देता है। और फाइनली कारागार में डालने के पश्चात में उनको काफी प्रताड़ित भी करता है और उनको इस्लाम धर्म कबूल करने में क्या करता है, मजबूर कर देता है। फाइनली लास्ट में जब ये दोनों सेना नायक मजबूरी में आकर के, इनको अन्य कोई रास्ता नहीं दिखता, तो ये मजबूरी में आकर के इस्लाम धर्म को क्या करते हैं, कबूल करते हैं। और जैसे ही इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं तो यार ये हमारे तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये काफी प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के पश्चात में जब इन दोनों से ये प्रसन्न हो जाता है तो इनको कारागार से रिहा कर देता है और इनको अपने साम्राज्य में बाकायदा एक स्थान देता है और कहता है कि अब आप लोग जाइए मेरी ओर से। यानी अभी तक आप उधर अपने तरफ से थे, छोटे से नए साम्राज्य की तरफ से थे, लेकिन अब वो क्षेत्र भी हमारा ही है एक तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने जीत करके आपको लाया था। ठीक है, तो अब आप उस साम्राज्य का और विस्तारीकरण कीजिए मेरी तरफ से। यानी दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक जैसा सुल्तान था उस समय, और उसने ये कहा इन दोनों से कि अब आप दोनों जाइए दक्षिण भारत में,
जिस क्षेत्र में आप लोग पहले थे उसी क्षेत्र में जाकर के या उसी के आसपास वाले क्षेत्र में जाकर के हमारी तरफ से एक प्रकार से सीमा का विस्तार या हमारी साम्राज्य का विस्तार किया जाए, ठीक है। और वो साम्राज्य का विस्तारीकरण वो तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाएगा, अर्थात जो पहला साम्राज्य था उसके नाम पर नहीं होगा, उस साम्राज्य का विस्तारीकरण या जो भी सारा सिस्टम होगा वो दिल्ली सल्तनत की सीमा के अंतर्गत रह करके किया जाएगा या हमारे सीमा के अंतर्गत उसकी चर्चा होगी कि ये क्षेत्र भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आता है। तो फाइनली ये दोनों जाते हैं वहां पे और फाइनली क्या होता है कि अपनी साम्राज्य का या सत्ता का विस्तार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये लोग क्या करते हैं कि पुनः हिंदू धर्म को पुनः स्वीकारते हैं, इस्लामिक धर्म को या इस्लाम धर्म को त्याग देते हैं और पुनः ये लोग क्या करते हैं कि हिंदू धर्म को स्वीकारते हैं। हिंदू धर्म को कैसे स्वीकारते हैं, तो जब ये इस क्षेत्र में आते हैं दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में, तो साम्राज्य का विस्तार तो हुआ ही, साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ में इनको यहाँ पे एक हिंदू संत बोल दीजिए या एक हिंदू जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं कि हिंदू महाराज बोल दीजिए या हिंदू संत बोल दीजिए, जिसको हम लोग विद्यारण्य के नाम से जानते हैं। इनको भी क्या करना है, याद रखना है। क्या नाम याद रखना है कि एक हमारे हिंदू संत थे जिनको हम लोग विद्यारण्य के नाम से जानते हैं। ये विद्यारण्य से क्या करते हैं कि शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात में हिंदू धर्म की शिक्षा दीक्षा जैसे ही प्राप्त करते हैं, हरिहर और बुक्का ये दोनों क्या करते हैं कि पुनः हिंदू धर्म को स्वीकारते हैं। और धीरे धीरे ये क्या होता है कि ये जो हमारा छोटा सा साम्राज्य था दक्षिण भारत में, ये एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लेता है, क्योंकि यार साम्राज्य का विस्तार तो हो ही चुका था, ठीक है। तो यहीं से इसकी नींव रख दी जाती है विजयनगर साम्राज्य की, और इतिहासकारों के द्वारा यही बोला जाता है कि यहीं से हमारा विजयनगर साम्राज्य अपने विस्तारीकरण स्वरूप को लेकर के पैदा होता है या इसका उत्थानीकरण होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है कि विजयनगर साम्राज्य हमारा अस्तित्व में कैसे आता है। अब इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत में हमको इन 4 वंशों का अध्ययन करना है। संगम वंश हो गया, सल्लूप वंश, तुल्लुक वंश, आरबीडू वंश। इसमें सर्वप्रथम मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा संगम वंश की। देखते हैं इसी में कि संगम वंश अस्तित्व में कैसे आता है और इस संगम वंश में क्या क्या घटनाएं हमारी घटित होती हैं, जो कि इतिहासकारों के द्वारा इसको बड़ी रुचिकर तरीके से दक्षिण भारत के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इसको बाकायदा चैप्टर वाइज क्या किया गया, संकलित किया गया, जिसका अध्ययन आप और हम एक बेहतरीन अंदाज में आज कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसी में संगम वंश के संदर्भ में। देखते हैं इसी में संगम वंश के संदर्भ में, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम संगम वंश के संदर्भ में बात करने से पहले देखते हैं कि संगम वंश नाम कैसे पड़ा या कैसे अस्तित्व में आता है इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत में, ठीक है। तो इसमें इसको पढ़ने से पहले, पूरे के पूरे संगम वंश को पढ़ने से पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमको कितने शासकों का अध्ययन करना है या कौन कौन से हमारे या कितने हमारे हिंदू शासक होते हैं या हिंदू राजा होते हैं जिनका अध्ययन हमने करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो यही बात करूंगा संगम वंश जो भी सारा सिस्टम है, इसमें सबसे पहला शासक हमने जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे हम किसका, हरिहर प्रथम का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो कि यही था हमारा हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और इसी विजयनगर साम्राज्य का पहला जो वंश होता है संगम वंश होता है, किसके द्वारा स्थापित, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, ठीक है। इसी के पश्चात में हरिहर प्रथम के पश्चात में दूसरा जो शासक आता है वो आता है बुक्का प्रथम। कौन आता है,
बुक्का प्रथम की बात करेंगे। एंड बुक्का प्रथम के पश्चात में तीसरा जो शासक आता है, तीसरा हरिहर द्वितीय आता है। कौन आता है? हरिहर द्वितीय की चर्चा कर देंगे। हरिहर द्वितीय की चर्चा करेंगे। हरिहर द्वितीय तीसरा शासक आता है। एंड चौथा शासक इसी में अगर हम लोग बात करें, चौथे शासक की बात करेंगे इसी में हम लोग, तो ये आता है देवराय प्रथम। क्या आता है कि देवराय प्रथम आता है हमारा, देवराय प्रथम आता है हमारा। एंड इसी में एक और आता है देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक इसी में अगर और बोले तो अंतिम शासक एक और आता है जिसको हम लोग ब्रपाक्ष बोलते हैं, यानी ब्रपाक्ष द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इन शासकों का अध्ययन हमने करना है पूरे के पूरे संगम वंश के दौरान में। और एक बात और बोल दें, संगम वंश का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कौन होता है, यानी अभी शासकों का अध्ययन करेंगे तो इसमें हम पूरी चर्चा कर देंगे कि पूरे के पूरे संगम वंश का जो कार्यकाल होता है वो 1336 से लेकर के आई थिंक एक प्रकार से बोले 1504 या 5 तक चलता है। देखते हैं इसी में संगम वंश का पूरा एक प्रकार से अगर बोले तो जो दौर चलता है वो दौर चलता है कब से कब तक, यानी 1356 ईस्वी से लेकर के 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 तक। कब तक? 1485 ईस्वी तक हमारा देखने के लिए मिल जाता है विजयनगर साम्राज्य में कौन, संगम वंश का दौर देखने के लिए मिल जाता है। और फिलहाल में ये जो संगम वंश है ये अस्तित्व में कैसे आता है, तो हम लोगों ने देखा कि हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति होते हैं, यानी दो भाई होते हैं। इन्होंने ही एक साम्राज्य की स्थापना की थी या नींव रखी थी जिसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और इसी विजयनगर साम्राज्य में इन दोनों भाइयों ने, यानी इनके जो पिता थे उनका नाम था संगम। क्या नाम था? उनका नाम था संगम। और उन्होंने या इन दोनों ने ही अपने पिता के नाम पर ही अपनी इस सत्ता को क्या किया, स्थापित किया इस विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है। यानी इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में का जब विस्तारीकरण होता है, विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी जाती है, तो अब जाहिर सी बात है यार कि वहां का कोई शासक भी होना चाहिए जिससे कि पूरे के पूरे क्षेत्र पर सत्ता को स्थापित किया जाए और उसका शासन और प्रशासन एक बेहतरीन अंदाज में संचालित किया जाए। तो उसी संदर्भ में ये हरिहर और बुक्का ये अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और अपने पिता के नाम पर एक नए वंश का नाम रखते हैं इस विजयनगर साम्राज्य में, जिसको हम लोग संगम वंश के नाम से जानते हैं। तो अपने पिता के नाम पर हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने 1336 में संगम वंश की क्या की, स्थापना की। ठीक है। और इस पूरे के पूरे संगम वंश में इन्हीं सारे इनका अध्ययन करना है। देखते हैं संगम वंश में पहला जो शासक आता है अपनी सत्ता को स्थापित करता है वो होता है हमारा हरिहर प्रथम। ठीक है। तो हरिहर प्रथम के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। 1336 में अपनी सत्ता को स्थापित करता है और 1336 से लेकर के 1356 तक, कब तक, यानी देखते हैं इसी में हरिहर प्रथम के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, हरिहर प्रथम के संदर्भ में थोड़ी सी चीजें देखते हैं। क्या कि हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी में क्या करता है, स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? संगम वंश की। और कब तक सत्ता में बैठता है, तो 1356 ईस्वी तक ये संगम वंश का शासक बना रहता है। यानी हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी के मध्य में देखने के लिए मिल जाता है। अर्थात बोलना चाहे तो 20 वर्षों का शासनकाल था हमारा हरिहर प्रथम का। और इसी के समय से हमारा एक प्रकार से बोले शुरुआती दौर ही है या विजयनगर साम्राज्य का,
तो इसी के समय से, यानी एक प्रकार से बोलना चाहें तो शुरुआती दौर से ही हमारा एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य में संघर्ष की स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। इस समय विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम शासन कर रहे थे और इसी समय हमारा कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र था बहमनी साम्राज्य, इस समय हमारा बहमनी साम्राज्य के एक संस्थापक या जो पहला शासक था वो था बहमन शाह। ठीक है, इसकी चर्चा हम इसी चैप्टर में करेंगे। तो बहमन शाह और हरिहर प्रथम, इन दोनों के समय से ही, यानी एक प्रकार से अगर कहना चाहें या बोलना चाहें तो शुरुआती दौर से ही हमारा दोनों के मध्य में संघर्ष की स्थिति देखने के लिए मिल जाती है और काफी भयानक संघर्ष की स्थिति होती है जो कि कई कारणों से होती है। ठीक है, और यह स्थिति लास्ट तक चलती है जब तक कि इनकी एक प्रकार से बोले विजयनगर साम्राज्य का पतन नहीं होता, बहमनी साम्राज्य का पतन नहीं होता है, या एक प्रकार से बोले तो अंतिम दौर तक ये संघर्ष की स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन फिलहाल में ज्यादा कुछ हमने याद नहीं रखना, हरिहर प्रथम के संदर्भ में इतनी ही चीजें याद रखनी है। शासनकाल कितने वर्ष तक शासन करता है और इसी के समय में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और साम्राज्य का विस्तार भी थोड़ा बहुत करता है ये अपने शासनकाल के दौरान में। ठीक है, तो ये हरिहर प्रथम हमने याद रखना है। इसके पश्चात में आते हैं बुक्का प्रथम। कौन आते हैं? बुक्का प्रथम आते हैं। इनको देखते हैं। ये बुक्का प्रथम हमारा एक प्रकार से बोलना चाहें, अभी तक हम लोगों ने ये अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया? बुक्का प्रथम के संदर्भ में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जिक्र किया था या इसके पहले जितने भी शासकों या सुल्तानों का अध्ययन किया था उनमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी हमारा शासक या सुल्तान होता है उसका पुत्र ही आगे चल के उसकी सत्ता को संभालता है। लेकिन यहाँ पे इस संदर्भ में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि ये इसका भाई शासक बनता है, ना कि इसका एक प्रकार से भाई की मृत्यु के पश्चात में इसका भाई बुक्का प्रथम सत्ता को संभालता है। और अधिकांश हम लोगों ने सत्ता का विस्तारीकरण में देखा या साम्राज्य में देखा कि पिता की मृत्यु के पश्चात में उनका पुत्र सत्ता संभालता है, लेकिन यहाँ पे उसका भाई क्या करता है? सत्ता को संभालता है। और ये जब शासन करने के लिए आता है तो 1356 ईस्वी से लेकर के कब तक? 1377 ईस्वी तक क्या करता है कि इस पूरे के पूरे संगम वंश में ये अपनी सत्ता को स्थापित करता है। कौन? बुक्का प्रथम। अर्थात एक प्रकार से बोलना चाहें तो ये हमारा 21 वर्षों तक, कब तक? 21 वर्षों तक ये अपनी सत्ता को स्थापित करता है पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के दौरान में। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। और ये जब शासक बनता है या राजा बनता है तो इसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी? देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है। इसको भी याद रखना। बुक्का प्रथम जब शासक करने के लिए आता है तो एक उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है जिसको हम लोग देवमार्ग प्रतिष्ठापक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक उपाधि धारण करता है। और ये उपाधि क्यों धारण करता है इसका भी रीजन था। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में तो ये सारा माहौल चल रहा था और इसी समय हमारा उत्तर भारत में और मध्य भारत के क्षेत्र में यार दिल्ली सल्तनत चल रहा था, यानी कई सारे सुल्तानों का शासनकाल था और काफी सारे मजबूत सुल्तान थे। ठीक है, ये लोग उनसे दब करके रहते थे। ठीक है, तो काफी सारे सुल्तान थे और काफी शक्तिशाली सुल्तान थे, जिस कारणवश ये लोग इन लोगों का मानना ये था कि पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में हमारा मुस्लिमों की सत्ता है, हिंदुओं की सत्ता है नहीं। तो इनका अर्थात संगम वंश के ये जो बुक्का प्रथम थे इनका मानना ये था कि यार पूरे भारत में ना सही, कम से कम दक्षिण भारत में तो हिंदू साम्राज्य का विस्तारीकरण होना ही चाहिए। ठीक है,
तो जिस कारणवश इन्होंने एक उपाधि धारण की अपने साम्राज्य को हिंदू साम्राज्य के तौर पे और विस्तारीकरण प्रदान करने के संदर्भ में, तो उसी संदर्भ में इन्होंने ये उपाधि धारण की थी, जिससे कि इनको एक बढ़ावा मिला, एक प्रोत्साहन टाइप का मिला कि हाँ हम भी एक शासक हैं, एक राजा हैं हिंदू साम्राज्य के। और धीरे धीरे इन्होंने पूरी तरीके से पूरे के पूरे दक्षिण भारत में एक मतलब ये जो हिंदू साम्राज्य था इसका विस्तारीकरण कर दिया। ठीक है, तो इसी कारणवश इन्होंने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की क्या की थी कि उपाधि धारण की थी। इसी के पश्चात में और जो बात करते हैं कि बुक्का प्रथम के कई पुत्र थे, जिसमें से इनका एक बड़ा पुत्र था जिसको हम लोग कंपन के नाम से जानते हैं। इनका बड़ा पुत्र था जिसको हम लोग कंपन के नाम से जानते हैं। इसकी एक पत्नी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा देवी के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंपन था ये किसका पुत्र था, बुक्का प्रथम का पुत्र था। और बुक्का प्रथम अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण करने के लिए, अपने हिंदू साम्राज्य का और ज्यादा विस्तारीकरण करने के लिए अपने पुत्र को दक्षिण भारत के अभियान पे भेजता है कि हमारे साम्राज्य का विस्तारीकरण और अधिक हो सके। हमारा जो एक प्रकार से होता है ना कि हमारा नाम, फेम, नेम एंड फेम, और जो भी हमारी प्रसिद्धि है वो और ज्यादा फैल सके, हमारी कीर्ति फैल सके, हमारी प्रसिद्धि हो सके इस पूरे के पूरे दक्षिण भारत के संदर्भ में। तो ये अपने पुत्र को मदुरै भेजता है। मदुरै कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हमारा क्या पड़ता है, मदुरै पड़ जाता है। तो ये अपने पुत्र को अर्थात कंपन को कहाँ भेजते हैं, मदुरै भेजते हैं, जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये हमारा एरिया पड़ता है। और यहाँ पे इस अभियान के दौरान में क्या होता है कि कंपन मदुरै के अभियान पर निकलता है और मदुरै में अपनी सत्ता को स्थापित करता है, अर्थात मदुरै को जीत लेता है। और मदुरै को जीतने के पश्चात में ये पुनः अपने केंद्र में आता है, अर्थात अपने साम्राज्य में आता है। विस्तारीकरण तो हो गया, नाम तो हो ही गया कि एक हिंदू साम्राज्य अब हमारा कहां तक फैल गया, मदुरै तक। ठीक है, जिसकी चर्चा हमको एक प्रकार से बोले तो गंगा देवी इनकी पत्नी थी कंपन की, तो इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी। किसके द्वारा, गंगा देवी के द्वारा। कौन थी, कंपन की पत्नी थी। और उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उसका नाम था मदुरै विजयम। मदुरै विजयम के नाम से जानते हैं। इस मदुरै विजयम में कंपन के द्वारा मदुरै विजय की संपूर्ण जानकारी हमको देखने के लिए या अध्ययन करने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। पूरा का पूरा घटना इसी प्रकार से चल रहा होता है, बाकी और ज्यादा कुछ हमने इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिलहाल में इतनी सारी चीजें पर्याप्त हैं कि बुक्का प्रथम कौन था और शासनकाल कितने तक शासन करता है, कहां तक विस्तारीकरण करता है, इसका बड़ा पुत्र होता है, पत्नी होती है, मदुरै विजयम क्या है, ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, याद करके रखनी है। ये पूरी की पूरी घटना हमारे 1356 से लेकर के 1377 ईस्वी के मध्य में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं इसी के पश्चात में हमारा जो तीसरा शासक आता है उसको हम हरिहर द्वितीय के नाम से जानते हैं। देखते हैं हरिहर द्वितीय के संदर्भ में। देखते हैं इसी में हम लोगों ने क्या बात की कि इसमें बात करते हैं हरिहर द्वितीय के संदर्भ में। हरिहर द्वितीय देखते हैं, ये तीसरा शासक था और ये कब से कब तक सत्ता को संभालता है, तो ये 1377 ईस्वी से लेकर के 1404 ईस्वी तक, 1404 ईस्वी तक ये हरिहर द्वितीय क्या करता है कि इस पूरे के पूरे संगम वंश में अपनी सत्ता को स्थापित करता है। इसके संदर्भ में भी हमको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी
एक दो तथ्य थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये हरिहर द्वितीय इस कारणवश महत्वपूर्ण हो जाता है। ये था कौन? तो ये पहली बात, ये बुक्का प्रथम का ये भी पुत्र ही था। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि कई सारे पुत्र थे, तो ये भी हरिहर द्वितीय भी पुत्र ही था। योगी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात में ये संगम वंश पे अपनी सत्ता को स्थापित करता है, और जब ये सत्ता को स्थापित करता है तो यह संगम वंश का एकमात्र पहला ऐसा शासक था जिसने एक उपाधि धारण की थी, जिसको हम लोग महाराजा धीराज के नाम से जानते हैं। कितनी भयानक उपाधि थी कि मतलब उस समय किसी भी शासक या ऐसा कोई भी राजा नहीं था या ऐसा कोई भी सुल्तान नहीं था। फिलहाल में सुल्तानों का जिक्र तो हम दिल्ली सल्तनत में किया, यहाँ पे हिंदू साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल में ये पहला ऐसा शासक था पूरे के पूरे संगम वंश का जिसने की एक उपाधि धारण की थी, जिसको हम लोग महाराजा धीराज के नाम से जानते हैं। यानी इसके नाम के पहले अब क्या लगेगा? महाराजा धीराज हरिहर द्वितीय बोलते हैं ना। आज यार कोई भी हमारा ऐतिहासिक सीरियल आता होगा या कोई भी मूवी वगैरह हम लोग देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि जब राजा या महाराजा अपने दरबार में उनकी पेशी होती है या दरबार में जब एंट्री करते हैं, तो एक व्यक्ति होता है जो जोर से चिल्लाता है कि सावधान महाराजा धीराज, ये दुनिया नहीं पूरा जो भी बोलता है, ठीक है, बोलता है ना कि पधार रहे हैं। तो ये इस तरीके का सिस्टम हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाता था, और राजा महाराजा काफी प्रसन्न भी होते थे। प्रसन्न इस कारणवश होते थे क्योंकि अगर किसी को बताना होगा या किसी को मतलब एक प्रकार से जानकारी में होगा, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा दबेगा क्यों? मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारा उस राजा के संदर्भ में सुनेगा तो वो थोड़ा सा भारी भरकम चीजें एक प्रकार से इमेजिन करेगा। जैसे अभी हम बोलना चाहें, केवल नाम ले लीजिए कि हरिहर द्वितीय, तो ये आम व्यक्ति की तरह एक नाम हो गया। अब उसी में महाराजा धीराज जोड़ दीजिए, महाराजा धीराज हरिहर द्वितीय, कितना भयानक नाम हो गया। ठीक है, अब लगा कि हाँ किसी राजा का नाम है। ठीक है, तो इसी कारणवश राजा महाराजा उपाधि धारण करते थे, और उपाधि धारण करने के पश्चात में अपने आप को वो एक अलग यानी आम जनता से अलग व्यक्त करने का प्रयास करते थे, जिनसे कि काफी सारे फायदे भी होते थे। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, पहला ऐसा शासक था, और काफी महत्वपूर्ण शासक होता है क्योंकि इसने बहमनी साम्राज्य जो भी था हमारा, पहले बेलगांव, गोवा या इस प्रकार के जो भी क्षेत्र थे दक्षिण भारत में, ये पहले बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, लेकिन जैसे ही हरिहर द्वितीय आते हैं, ये उन बहमनी साम्राज्य से ये इन क्षेत्रों को जीत करके अपने क्षेत्रों में मिला लेते हैं। तो इस कारणवश भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अपने शासनकाल के दौरान में इन्होंने क्या किया कि विस्तारीकरण किया सत्ता का और अधिक, जिससे कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तारीकरण और अधिक हो पाया है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा दक्षिण भारत में संगम वंश। अभी इसमें हमने दो शासकों का अध्ययन और करना है। कौन कौन सा है? देवराय प्रथम का अध्ययन करेंगे, देवराय द्वितीय का अध्ययन करेंगे और विरूपाक्ष द्वितीय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए केवल और केवल इतना ही। मिलेंगे हम लोग इसी के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए